6 शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। ये वाला अभी पूरा हो जाएगा। मॉर्निंग में मैथ वाला 7 वाला बता देंगे। 8 वाला हिंदी है, 9 वाला इंग्लिश है। तो इंग्लिश और कंप्यूटर पूरा याद ही करना पड़ेगा। कंप्यूटर में क्या है, कैसे है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें फंक्शन होता है, इसको याद करना पड़ता है तब लिखाएगा। और इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा। इसमें छोटा छोटा जो क्वेश्चन है ना, उसको याद करना पड़ेगा लिखने के लिए। ये तो समझा दिया जा रहा है तो हो जा रहा है, लेकिन उसको रटना पड़ेगा। कंप्यूटर में अगर कोई पार्ट्स है या इस पार्ट्स का क्या काम है, इसको बढ़िया से याद होगा तभी ना, बढ़िया से हम इसको याद कर लेंगे कि इसका ये काम है, इसका ये फंक्शन है, तभी होगा। इंग्लिश में भी वही है। अभी हम अध्ययन करेंगे शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले इसमें समावेशी का जिक्र किया हुआ है। तो जेंडर का मतलब होता है, जेंडर का क्या मतलब होता है? जेंडर का मतलब हो गया है कि लड़का समाज में 2 वर्ग की प्रधानता है और 2 वर्ग जो है वही शिक्षा ग्रहण करते हैं। ज़्यादातर स्टार्टिंग पीरियड में लड़का और लड़की, बाकी तो शिक्षा जीवन के अंत तक चलती ही रहती है। जो लोग सीखते ही रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पढ़ाने की जो प्रक्रिया है स्कूलों में या घरों में जो शुरुआत होती है, तो लड़का और लड़की दोनों से होती है। जेंडर का मतलब ये होता है कि लड़का या लड़की की शिक्षा जो हम देते हैं उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा को देखते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा, संविधान क्या करता है कि समानता का अधिकार देता है। संविधान हर किसी को समानता का अधिकार देता है कि सारे लोग समान हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। उसमें संविधान में कोई भी भेद नहीं है। कहने का मतलब है कि हमारा देश जो है वो जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देश है क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कोई ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, है ना, या कोई अमीर हो, गरीब हो इत्यादि, बहुत सारी असमानताएं होती हैं जिसके आधार पर उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आजकल नौकरियों में, चाहे कोई भी नौकरी हो, कोई भी सर्विस हो, शिक्षक की हो या मेडिकल की हो या किसी भी क्लर्क वगैरह की हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें ये नहीं है कि इसी जाति के लोग जाएंगे या इसी वर्ग के लोग जाएंगे या सिर्फ पुरुष ही जाएंगे। उसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग जा सकते हैं, है ना। बहुत सारी नौकरियों में, ऐसा मैक्सिमम नौकरियों में आजकल आरक्षण भी है। आरक्षण में क्या किया गया है कि जो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, दलित जातियाँ हैं, या जो समाज में सबसे पहले से ही, मैंने पहले उनकी स्थिति जिनकी बिल्कुल ख़राब थी, दयनीय थी, शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे नहीं थे, तो सरकार ने क्या किया कि उनको आरक्षण दिया। जैसे SC ST जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट, OBC हुए। शेड्यूल कास्ट मतलब जैसे कि ये जो चमार इत्यादि जातियाँ हैं, दूसरा देहातों में सबको कहते हैं। उसके बाद OBC में जो आते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में ये यादव टाइप के जो जातियाँ हैं, या ये
अल्पसंख्यक वर्ग में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या कुछ और जातियाँ हैं, तो ये सब जो जातियाँ हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले की गई। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन आज के डेट में स्वर्ण जातियों के लिए भी नरेंद्र मोदी ने 10% का आरक्षण दिया है, तो सभी धर्मों के लोग उसमें आते हैं। तो पहले क्या था कि पुरुष प्रधानता होने के नाते हर कार्य में मैक्स जो लड़कियों की शिक्षा जो थी, लड़कियां उससे वंचित हो जाया करती। जैसे स्टार्टिंग में हम देखें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1900 कब आज़ाद हुआ हमारा देश? 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके बाद से लेकर हमारे देश में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। जनगणना का मतलब लोगों को गिना जाता है, कितने लोग हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं इत्यादि। तो इसकी शुरुआत स्टार्टिंग में तो 1872 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर 1991 के इसके बाद से 1872 के बाद 1951 में शायद पहली जनगणना हुई थी, है ना। फिर ऐसे करके 10-10 साल में जनगणना होती है। तो स्टार्टिंग में देखा गया कि जो स्त्रियों का जो पढ़ाई का जो परसेंटेज था, जो लड़कियां जो साक्षरता का जो पैमाना जो लिया जाता है, उसमें 0 पॉइंट कुछ लड़कियां ही शिक्षित थी। ये सब जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब जेंडर लिंग से संबंधित जो लड़का और लड़की के मैटर में है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसमें इतनी स्थिति खराब थी लड़कियों की शिक्षा की और औरतों की शिक्षा की कि 0% के लगभग में आज़ादी के कुछ दिन पहले के दौरान उनकी शिक्षा थी, मतलब 1% भी लड़कियां औरतें शिक्षित नहीं थी, बहुत कम शिक्षित थी। धीरे धीरे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस पर सरकारों का ध्यान गया और जागरूकता लाया गया, तो धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ा। तो 2%, फिर 10%, 7-8% हुआ, फिर 10-12% हुआ, फिर 20-25% हुआ, 30-35% हुआ, हर 10-10 साल पर जब गणना किया गया था। अभी लास्ट जनगणना जो हमारी हुई है 1911 में हुई थी। 1911 में जब जो हमारी जनगणना हुई है, उसमें लगभग 65% साक्षरता है हमारे देश में। उसमें 65% में 65% से कम ही है लड़कियों की साक्षरता। तो अभी जनगणना उस हिसाब से 2011 के हिसाब से अभी होना चाहिए 2021 में, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अब जनगणना स्टार्ट होगी, तो उसमें हमको लगता है कि ये जो ग्राफ है लड़कियों की साक्षरता का, वो मतलब कुल साक्षरता 70 से 75% हो जाएगा, 75% के लगभग में, और इसमें लड़कियों की जो साक्षरता है वो लगभग 60 के ऊपर होगा, 65 के लगभग में जरूर होगा। आज के डेट में इतनी सुविधा दी गई है लड़कियों की शिक्षा पर, इतना जोर दिया गया है गवर्नमेंट का कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर आरक्षण भी दिया गया है। आरक्षण जैसे कि नौकरी में, पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में 50% सीटों पे औरतों का आरक्षण है। मतलब जितने भी पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी पद हैं, जैसे मुखिया का हो गया, चाहे सरपंच का हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें ये प्रावधान है कि 50% रिजर्वेशन है लड़कियों का, यानी औरतों का, उसमें 50% औरतें आएंगी। जैसे अगर मान लो कि बिहार में सपोज दैट अगर 500 सीट है मुखिया का, तो उसमें से 250 मुखिया औरत बनेगी। अगर 500 सीट है सरपंच का, तो उसमें से 250 सरपंच औरत ही बनेगी। इस तरह का प्रावधान कर दिया गया है, मतलब वो औरत को ही बनना है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अपने ही गांव में इलेक्शन जब हुआ था, जो महिला सीट थी, तो अभी भी महिला सीट ही है, जो भी मुखिया है वही महिला ही है ना। हमारे गांव की जो भी सीट है वो
डिजर्व ही है। तो उसी तरह से जब हमारे जो अभी नए सीएम हैं, काफ़ी दिनों से हैं, श्री नीतीश कुमार, तो ये लड़कियों की शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया। जिसमें पोशाक के साथ साथ साइकिल योजना भी इन्हीं का शुरू किया हुआ है। लड़कियों को साइकिल वितरित किया गया। लड़कियां जो है घर से साइकिल से अपना स्कूल जाया करती थी, जाती भी है। इससे उनके अंदर जागरूकता हुई। बहुत सारे पुरस्कार का वितरण किया जाता है, जैसे मैट्रिक करने के बाद 10,000 रुपया, 15,000 रुपये, जो भी हो, इंटर करने के बाद। उसके बाद स्टार्टिंग हुआ ग्रेजुएशन में। जो ग्रेजुएशन करेगा बिहार से, अगर फर्स्ट डिवीज़न लाता है कोई लड़की तो उसको 25,000 रुपये मिलेगा। 25,000 नहीं, 50,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई लड़की ये BPSC का एग्ज़ाम वगैरह होता है, उसमें फ्री भी निकाल लेती है, तो सरकार का 50,000 रुपया उसमें या 1 लाख रुपये तैयारी करने के लिए मिलता है। और इसके अलावा जो SC ST के जो लड़कियां हैं या लड़के भी हैं, उनको भी प्रावधान है। इसके अलावा भी कुछ दिनों से, कुछ सालों से शुरू किया गया कि अगर कोई लड़की या लड़का हायर एजुकेशन लेना चाहता है ना, आगे पढ़ना चाहता है, तो उसको 4 लाख रुपया गवर्नमेंट लोन देती है और वो विदाउट इंटरेस्ट देती है। 4 या 5 साल तक उससे इंटरेस्ट नहीं लेगी उस बच्चे से। वो अपना पढ़ाई करेगा, BTech करेगा, B.Ed करेगा, जो भी करेगा, और जब वो पढ़ के निकलेगा तो जॉब करेगा, वो अपना पैसा चुका देगा। अगर कोई लड़का या लड़की आगे भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। इसमें लड़कियों को विशेष सुविधा दिया गया। तो जेंडर में हम यही पढ़ेंगे कि समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, पहले पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति थी समाज में, और आज की स्थिति क्या है, और ये जरूरी क्यों हुआ, है ना। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई शिक्षित रहेगा तो ही अपनी जिम्मेदारी को समझ सकता है, उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, कैसे कोई काम करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है इत्यादि वो समझ सकता है। समाज में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे समय बिताना है, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है इत्यादि सारी चीज़ों को वो भली भांति अगर समझना है तो शिक्षा के माध्यम से ही समझेगा। तो पहले और आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है, और ख़ासकर लड़कियों की शिक्षा में काफ़ी प्रोग्रेस देखा गया है। उसके बाद है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा को कुछ दिन पहले तक एकीकृत शिक्षा के नाम से जाना जाता था। एकीकृत का मतलब होता है कि एक करना, तो इसमें एकीकृत का, समावेशी का एक संकुचित अर्थ था ना। क्या था? एकीकृत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकत्र कर देना। उसी तरह से लड़कों के साथ या विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ जो विशिष्ट बालक होते थे, जो किसी तरह की उनकी शारीरिक प्रॉब्लम होता था जिनके अंदर, उनको उनके साथ ला दिया जाता था पढ़ाई करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि उसका व्यापक स्तर जो है वही समावेशी शिक्षा है। तो अगर थोड़ा सा ब्रॉड लेवल को देखें, सोचें, तो वो समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा बाद में समावेशी शिक्षा का रूप ले लिया। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि समाज में बहुत सारे ऐसे वंचित बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसमें बहुत तरह की विभिन्नताएं होती हैं, अपंगताएं होती हैं, विकलांगता होती है ना। जिसे आजकल दिव्यांगता का रूप दिया गया है। आजकल विकलांग शब्द नहीं बल्कि दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें कोई बच्चे को शारीरिक प्रॉब्लम में, पैर में प्रॉब्लम हो सकता है ना, आँखों में प्रॉब्लम हो सकता है, चलने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी उंगलियों में प्रॉब्लम हो सकता है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है, बोलने में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको मूक बोलते हैं, बधिर। देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, जिसे दृष्टिबाधिता कहते हैं, है ना, विजुअल इफेक्ट इंग्लिश में इसको। और जैसे श्रवण बाधिता का मतलब हो गया कान से सुनने में प्रॉब्लम होता है।
तो या मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे थोड़ा सा मानसिक स्थिति से थोड़ा सा बच्चे कमज़ोर होते हैं। जो जनरल जो बच्चे होते हैं, तेज ब्रिलियंट बच्चे जो होते हैं, उनकी अपेक्षा वो थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लो तरीके से सोचते हैं, थोड़ा सा धीरे सोचते हैं, है ना, और स्थिर टाइप के होते हैं, जल्दी कोई काम नहीं करते। तो वो भी एक विकलांगता ही है, मतलब मानसिक रूप से विकलांग होते हैं ना, थोड़े हो या ज़्यादा हो। ज़्यादा अगर हो तब तो एक तरह से उसका व्यापक रूप पागलपन ही हो गया। लेकिन अब उस तरह के पागल व्यक्ति को कोई पढ़ाएगा नहीं स्कूल में। लेकिन जब हम समाज में हैं तो समाज में विभिन्न प्रकार के बच्चे भी हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जिनसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बचपन में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मेडिसिन इस तरह का कोई खा लिया जिससे उसका दुष्प्रभाव होगा, कुछ विकृतियाँ आ जाती है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है, आँखों की रोशनी पे प्रभाव हो जाएगा, कान में प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कान में ये कुछ डाल लेते हैं, तो कान का जो चदरा होता है वो फट सकता है, तो सुनने में प्रॉब्लम होगा। या आँखों में कोई चोट लग गया या कोई गलती से कुछ डाल लिया बच्चे ने, तो आँखों की रोशनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इससे दिखाई कम देगा। या कहीं चल रहा है, गिर गया किसी गाड़ी से या किसी चीज़ से, तो पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है, पैर टूट सकता है। तो जब ये प्राकृतिक कारणों की वजह किसी अन्य कारणों की वजह से शरीर में कोई विकृति आ जाती है तो बच्चा वो दिव्यांग हो जाता है ना। तो दिव्यांगता का जो परसेंटेज है वो माना गया है कि अगर 40%, जैसे कि 100% में 40% से अगर नीचे है कोई दिव्यांगता तो उसमें समझा जाता है काम चल जाएगा। जैसे और 40% से अगर ज़्यादा होता है, जैसे कि 60% या 70 या उसके ऊपर, तो उसको दिव्यांग घोषित कर दिया जाता है। उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है दिव्यांगता का। ऐसे नहीं कोई कह देगा कोई बन जाएगा, उनके लिए स्पेशल छूट भी है। दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको हर नौकरी में छूट दिया जाता है। जैसे अभी जेईई का एग्ज़ाम हुआ है तो काफ़ी कठिन एग्ज़ाम है, उसमें क्या है, काफ़ी कठिन एग्ज़ाम है, उसमें उन लोगों का जो कट ऑफ होता है वो 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी कि 1% से भी कम नंबर अगर वो लाते हैं तो उसमें वो सफल हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते हैं जो दिव्यांग होते हैं, बहुत कम देते हैं, और उसमें जो भी देते हैं वो जो इंटेलिजेंट होंगे वही देंगे। या 0% होने का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं होते हैं, तो ज़्यादा उनका परसेंटेज होता। और भी बहुत सारी नौकरियां हैं जिनमें उनका जो कट ऑफ है बहुत कम जाता है। तो अब हम दिव्यांगता के प्रकार के बारे में समझेंगे। उसमें क्या है कि जैसे कि कोई बच्चा अगर जाता है विद्यालय में, अगर कोई श्रवण बाधिता है, सुनने में उसको दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि सुनने में दिक्कत है तो सभी बच्चों की स्थिति ऐसी है कि वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्लास में जाएंगे तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल नहीं सुनेंगे उनका जो परसेंटेज होता है वो 90 के ऊपर होता है, जो एक तरह से वो पूर्ण रूप से अंधा या पूर्ण रूप से बहरा उसको घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारा केस ऐसा होता है कि बच्चे सुनते तो हैं लेकिन कम सुनते हैं, या देखते तो हैं कम देखते हैं, या फिर एक ठो आँख प्रभावित होता है, एक ठो आँख ठीक रहता है, एक ठो आँख थोड़ा सा प्रभावित होता है। जो दोनों आँखों से जब हम देखेंगे या कोई देखेगा तो एक आँख से तो जाहिर सी बात है कि उसमें उतना नहीं देख पाएगा। तो जब क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं तो जो कम बच्चा सुनता है तो उसको समस्या उत्पन्न होगी। बाकी जो जनरल बच्चे हैं जिनको ठीक से सुनाई देता है वो तो सुन लेंगे, लेकिन जो कम सुनने वाला बच्चा है उसको थोड़ा चाहेगा कि थोड़ा सर ऊंचा बोले और तेज़ बोले तो हम जाके ताकि हमको सुनाई दे। और आँख में अगर प्रॉब्लम हो थोड़ा बहुत तो वो भी आँखों पर ज़्यादा जोर डालेगा। क्या करेगा? ज़्यादा जोर डालेगा। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर अगर सर कुछ लिख पाते हैं
तो वो अपने आँखों के ऊपर ज़्यादा जोर डाल के उसको देखने की कोशिश करेगा ताकि दिखाई दे ठीक से। उसके अलावा अगर कोई विकलांग बच्चा है, पैरों से अपाहिज है, तो बैसाखी या जो भी है उसके साथ क्लास में जाएगा, बैठेगा। तो उस परिस्थिति में अगर सर को कुछ लिखवाने के लिए बोर्ड पर लाना हो या फिर उसको खड़ा करना हो तो उसमें समस्या उत्पन्न होगी। खड़ा होने में उसको दिक्कत होगी, जल्दी से खड़ा होगा नहीं, जल्दी से बैठेगा नहीं, या फिर ब्लैक बोर्ड के पास आ नहीं सकता है, आएगा भी तो परेशानी होगी, समय लगेगा। तो इन सब बातों के लिए में उसको परेशानी होगी। बाकी जो जनरल बच्चे हैं वो आसानी से खड़े हो जाएंगे, आसानी से पूछा कर बता देंगे, कह देंगे, फिर बैठ जाएंगे। तो पहले क्या था कि ये जो बच्चे हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं थी, जितने भी विकलांग बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं जो थी अलग थी। उनके लिए एक अलग स्कूल था, है ना, और गार्जियन को अपने विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए दूर दूर भेजना पड़ता था। हो सकता है कि काफ़ी दूर। अभी तो व्यवस्था है कि सरकार 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल और 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पर हाई स्कूल की व्यवस्था की हुई है कि ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। अभी हम जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल जरूर मिलेगा। इसके अभी हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है उसके बाद अगर हम देखें तो फिर 1-1.5 किलोमीटर जाएंगे उधर पूर्व साइड में, तो वहाँ एक प्राइमरी स्कूल मिल जाएगा। हाई स्कूल की बात करें तो ये बस्तीला जो हम लोग का गाँव है, लगभग 2-2.5-3 किलोमीटर उधर जाएंगे तो हाई स्कूल मिल जाएगा। फिर इधर अपने ही गांव में 2.5-3 किलोमीटर इधर जाएंगे, उत्तर साइड में जाएंगे नॉर्थ में, तो हाई स्कूल मिल जाएगा। +2 स्कूल भी है। लेकिन पहले क्या था, काफ़ी दूर दूर तक स्कूलें थी। गार्जियंस को प्रॉब्लम होता था अपने विकलांग बच्चों को ले जाकर पढ़ाने में। तो सरकार ने इसकी भी व्यवस्था कर दी कि स्कूल को नज़दीक कर दिया। अब प्रॉब्लम बात यह आती है कि जो विकलांग बच्चे हैं वो जब उनका एक स्पेशल अलग क्लास होता था, अलग स्कूल होता था, तो उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती थी कि हम लोग विकलांग हैं, हम लोग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं, स्पेशल टीचर हम लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी सब बच्चों के साथ हम लोग नहीं हैं। तो इस तरह की भावनाएं उनके अंदर घर कर लेती थी, जिससे उनके अंदर एक कुंठा का शिकार हो जाते थे। हीन भावना उनके अंदर पैदा हो जाती थी। तो उससे क्या होता कि आगे वो ज़्यादा उनका विकास नहीं हो पाता था। जब तक कोई विकास नहीं होगा, तीव्र गति से विकास नहीं होगा बच्चों का, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। विकलांग बच्चों में भी बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। अगर कोई शुरू से ही कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो और दुर्भाग्यवश किसी इनसे एक्सीडेंट में उसका पैर में प्रॉब्लम आ जाए या टूट जाए, कट जाए, लेकिन उसका दिमाग तो वही है, क्या है, दिमाग में तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, पैर में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक तरह से अब विकलांग हो गया। अब उसके लिए विकलांगता वाला स्कूल में उसको भेजा जाए या जैसे भी उसका स्पेशल प्रोविज़न हो, लेकिन उसका दिमाग तेज़ है, वो IAS भी बन सकता है, IPS भी बन सकता है, डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकता है, और बन भी रहे हैं बच्चे आजकल। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा विकलांग है तो वो उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके अंदर कोई मेरिट नहीं है, तेज नहीं है, तो तेज हो सकता है। तो उसमें मानसिक रूप से जो विक्षिप्त बालक हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर है, उन्हीं के साथ प्रॉब्लम है। मतलब बौद्धिक क्षमता के मैटर में अगर देखें तो उन्हीं के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी शारीरिक विकलांगता अगर है तो बच्चा अगर शरीर और उनका मस्तिष्क ठीक है, दिमाग से तेज है, तो कोई भी एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेंगे, कोई परीक्षा बढ़िया से पास कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के डेट में सरकार ने यही किया कि सरकार ने देखा कि बच्चे हीन भावना के शिकार हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा उनका विकास नहीं हो रहा है, या उतने ट्रेन टीचर भी नहीं है, या फिर उतने स्कूल भी कैसे खोले जाए। आजकल जो है शिक्षकों की भर्ती ज़्यादा हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक अनुपात होता है, रेशियो होता है, जिस हिसाब से बच्चों के हिसाब से शिक्षकों को रखना पड़ता है। जैसे 40 बच्चे हैं तो एक टीचर चाहिए, लेकिन पहले 100, 150, 200 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था थी, 200 से भी ज़्यादा। स्कूल कम थे, बिल्डिंगें कम थी, टीचर्स कम थे, तो दिक्कत होती थी। जनरल विद्यालय ही नहीं थे, फिर स्पेशल विद्यालय कौन पूछता है, स्पेशल विद्यालय कितने खुलेंगे।
मतलब जनरल विद्यालय की ही व्यवस्था नहीं थी, जो जनरल टीचर की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर स्पेशल स्कूल कैसे खुलेंगे उनके लिए जो विशिष्ट बालक हैं, या स्पेशल टीचर को जो जनरल टीचर है उनके उसके साथ ही साथ उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है ताकि वो स्पेशल बच्चों को पढ़ाए। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको स्पेशल बच्चे भी कहते हैं। स्पेशल मतलब विशिष्ट ना, और विशिष्ट मतलब कि उनके अंदर कुछ खासियत हो या कुछ खामियां हो। ऐसा नहीं है कि अब जब हम विशिष्ट कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिनका हाथ टूटा हो, पैर टूटा हो या कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, वही बच्चे विशिष्ट होते हैं। जो बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं वो भी विशिष्ट बच्चे हो गए। जैसे मान लो क्लास चल रहा है और 50 बच्चों का क्लास चल रहा है, सर ले रहे हैं, उसमें से मान लो कि 49 बच्चे या 48 बच्चे तेज़ हैं, नॉर्मल तेज़ हैं, उनकी बुद्धि लब्धि मान के चलो कि 90 है, 90, 80 और 90 के बीच में है, और 2-3 लड़के उसमें ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 100 के ऊपर है, 120, 130 है ना, ऐसे करके है, तो काफ़ी इंटेलिजेंट है ना, क्या है। तो जब हम सर वहाँ पढ़ाएंगे, उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो जनरल बच्चे हैं और जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो तो उसका दिमाग काफ़ी तेज़ है। वो तो पढ़ाएंगे, वो तो ऑलरेडी पहले से वो पढ़ लिया है या फिर जल्दी सीख जाएगा, और बाकी बच्चे समय से सीखेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे और जल्दी सीख जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा। वो भी एक तरह से विशिष्ट ही है, क्योंकि जब शिक्षक उनको समझाएंगे तो वो किसी बात को जल्दी टैकअप कर लेगा, माइंड मेकअप कर लेगा, है ना, उसका आंसर जल्दी दे देगा। मान लो कि 1 मिनट में दे दिया, बाकी बच्चे 10 मिनट में दे रहे हैं, तो फिर 9 मिनट वो खाली बैठा रहेगा, वो उसमें बोरिंग फील होगी उसकी क्लास में, है ना, तो थोड़ा सा असहज महसूस करेगा। तो वो भी इस तरह के बच्चे एक विशिष्ट बच्चे ही हो गए। तो इन सारे बच्चों को सरकार ने एक नाम दे दिया समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप स्पेशल कोई व्यवस्था उनके लिए अलग नहीं होगी, बल्कि जो जनरल विद्यालय है, जनरल स्कूल के जो शिक्षक हैं पढ़ाते हैं, उनके साथ ही वो सारे स्पेशल बच्चे, वो सारे विशिष्ट बच्चे उन्हीं के साथ पढ़ेंगे। स्कूल आएंगे, उन्हीं के साथ प्रेयर करेंगे, उन्हीं के साथ पढ़ेंगे, उन्हीं के साथ खेलेंगे कूदेंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे। तो समावेशी शिक्षा में सारे बच्चों को एक साथ एक मुख्य धारा में जोड़ दिया गया। क्या किया गया? ताकि किसी भी कोई भी बच्चा को असहजता कोई महसूस नहीं हो, वो अपने आप को हीन नहीं समझे, वो अपने आप को ये नहीं समझे कि हम कमज़ोर हैं या फिर हम पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट का, चाहे शिक्षकों का, चाहे पेरेंट्स का। अब कोई टीचर क्लास में जाएगा, अब उसमें कोई विकलांग बच्चा एक बैठा हुआ है, तो जैसे सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वैसे वो भी बच्चा सुनेगा, सीखेगा, समझेगा, है ना। लेकिन अब उसमें ज़रूरत इस बात की है कि कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जैसे कि अंधा कोई बच्चा हो गया, थोड़ा कम देख रहा है या कम सुन रहा है, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग भी होती है। अगर उस हिसाब से कुछ स्पेशल ट्रेंड टीचरों को स्कूल में अगर भेजा जाए, उनकी भी भर्ती की जाए, तो और सकारात्मक रूप से और बढ़िया तरीक़े से वो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें एक कहानी है स्कूल में। एक विद्यालय में एक विशिष्ट लड़की थी, उसी के बारे में है। ये एग्जाम्स भी देना पड़ता है एग्जाम्स में। वह स्कूल में गई अपनी मम्मी के साथ, पैर से विकलांग थी। क्या था? पैर से। तो जब एडमिशन करने के लिए गई, सर अंदर गई, प्रणाम की सर को। HM को उसके बाद उन्होंने बोला कि बोलिए क्या बात है, बैठिए। बैठी और बोले कि सर इसका एडमिशन करना है। तो मैंने देखा उसको, विकलांग थी। बोले कि ठीक है, हो जाएगा, है ना। कैसे इसका पैर टूट गया और
काफ़ी दिनों के बाद आप एडमिशन करा रही हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है। तो बोले कि क्या करें, तो लड़की है तो इसलिए बस हम इसका एडमिशन नहीं कराए थे कि पैर भी इसका टूट गया है, क्या करेगी पढ़ लिख के ना। लेकिन ये जिद कर रही थी तो हम इसको लेकर आ गए। तो फिर एचएम ने किसी टीचर से कहा कि इसका देखिए तो ये क्या कितना जानती है। तो उस टीचर ने उसका एग्ज़ाम लिया। फिर इस शिक्षक ने कहा कि सर इसका क्लास 6 में एडमिशन हो सकता है। तो क्लास 6 में उसका एडमिशन हो गया। बोले ठीक है, तुम कल से स्कूल आ जाना, आना शुरू कर देना। तो अगले दिन से स्कूल आने लगी। बैसाखी अपना था उसके पास, उसी से आती थी, पढ़ती थी। वो 6, 7, 8, 9, 10 जो भी स्कूल जहाँ तक था पढ़ी। उसके बाद वहाँ से निकल गई, फिर आगे अपना पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद तब तक जो सर थे, अब उस स्कूल से निकल जाने के बाद बच्चे जब स्कूल से निकल जाते हैं तो फिर सर लोगों का कांटेक्ट होता नहीं है। अपना बच्चे कहाँ गए, क्या पढ़ने से विशेष मतलब नहीं होता है। तो काफ़ी दिनों के बाद उस सर भी रिटायर हो गए, है ना। रिटायर होने के बाद लगभग 10-15 साल के बाद, रिटायर होने के बाद अपना घर में अपना रहते थे। तो कभी मार्केट में गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का मतलब कोई मोटरसाइकिल वाला मार दिया, पैर उनका फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। टूट गया। उसके बाद कोई उसके जो अगल बगल के जो लोग थे उनको उठा के ले गए स्कूल में, स्कूल पर है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, इलाज होने लगा। उनका प्लास्टर या ऑपरेशन जो भी हुआ। जब डॉक्टर वहाँ आए, लेडीज में डॉक्टर थी, आई, तो जब उनको होश आया तो जब उसको देखे उस लेडीज को, तो बोला कि आपको ऐसा लग रहा है कि हम अब देखे हैं कभी। वो जो डॉक्टर थी वो पहचान ली, जो सर थे उनको पहचान ली। ये वही सर थे जो एचएम थे, जो एडमिशन किए थे। और ये वही लड़की थी डॉक्टर जो एडमिशन कराने गई थी स्कूल में, जिसका पैर टूटा हुआ था। ये पहचान ली थी उनको, लेकिन वो अभी नहीं पहचान पा रहे थे। थोड़ा चेहरा याद था। बोले कि चेहरा तो लग रहा है मैं देखा हुआ है कहीं, याद नहीं आ रहा क्या नाम है। वो अपना नाम बताया कि सर आप मुझे पहचाने नहीं, मैं वही लड़की हूँ जो आपके यहाँ एडमिशन के लिए गई थी। तो देखो ये कहानी सिद्ध करती है कि जिस लड़की को उसकी मम्मी इसलिए नहीं ले जा रही थी स्कूल में कि विकलांग क्या पढ़ेगी। बच्चे भी थोड़ा हंस रहे थे उस पर, जब पढ़ती थी तो बच्चे हंसते थे कि विकलांग लड़की है, देखो कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। लेकिन वो अपना पढ़ने में व्यस्त रहती थी, मन लगा के पढ़ती थी। वही लड़की पढ़ लिख के आगे डॉक्टर बन गई। वही लड़की क्या बन गई? डॉक्टर। तो ये सिद्ध करता है कि किसी भी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी प्रतिभाएं होती है, उनके अंदर भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। बस ज़रूरत है उस प्रतिभा को पहचानने की, जानने की और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की, है ना, ताकि वो भी आगे बढ़ के बड़े से बड़े पोस्ट पे या अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर लें। तो समावेशी शिक्षा का मतलब समझ में आया, है ना। जेंडर का मतलब भी कुछ समझ में आ गया। इसमें आता है बहुबाधिता। अभी क्वेश्चन आ जाएगा, बहुबाधिता के क्या कारण है। बाधा मतलब हो गया, बहु को हटा दिया जाए, बाधा हम लाते हैं। तो बाधा का मतलब हो गया है कि प्रॉब्लम। तो बहुबाधा का मतलब हो गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम, है ना। हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी बच्चे को हाथ के साथ साथ पैर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। दोनों के साथ साथ हो सकता है कि कुछ मानसिक प्रॉब्लम हो, है ना। हो सकता है कि चलने के साथ साथ बोलने में भी प्रॉब्लम हो, बोलने के साथ साथ देखने में भी प्रॉब्लम। इसको हम लोग बहुबाधिता कहते हैं। जैसे कि एक साथ कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं उसके शरीर में, उसको कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत तरीक़ों से हो सकता है। जन्म के समय हो सकता है, कुछ गलत मेडिसिन की वजह से हो सकता है, सड़कों पे चलने से दुर्घटना की वजह से हो सकता है, ये खान पान की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, किसी तरह की महामारी की वजह से हो सकता है ना।
अधिगम असक्तता से आप क्या समझते हैं? अधिगम मतलब होता है वही पढ़ना, और असक्तता का मतलब होता है कि सक्षम नहीं होना। पढ़ने लिखने में जनरल बच्चों की तरह जो बच्चे सक्षम नहीं हो पाए, वो अधिगम असक्तता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा के क्या लाभ है? तो लाभ के बारे में बताया कि बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे लिखेंगे, दूसरे बच्चों के साथ जब रहेंगे तो उनके अंदर एक प्रसन्नता अनुभव होगी, उनको एक अच्छा फीलिंग होगा, और वो अच्छे तरीके से उनके साथ ही घुल मिल कर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा हेतु सहायक तकनीक उपकरण। सहायक तकनीक का मतलब हो गया कि जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होता है, उनके लिए कुछ मेथड होता है जिनको उसका इस्तेमाल करके उनको और आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि जो बच्चे जो अंधे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि चाहिए। जो ब्रेल लिपि का अगर प्रयोग करवाया जाए तो बच्चे क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। उसी तरह से जो भी बच्चे जो जिनको सुनने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए हियरिंग किट कोई आता है, हियरिंग किट जो आता है उसको अगर लगा दिया जाए तो ठीक तरीके से सुनेंगे। उनका मेडिकल चेकअप किया जाए, और उसके बाद मेडिकल चेकअप के बाद सरकार द्वारा इस तरह का प्रोविज़न होना चाहिए कि उनको वो सुविधा प्रदान किया जाए जिससे कि वो बेहतर तरीके से सुन सकें। या फिर अगर चलने में, जैसे कि बच्चा को कोई पैर का प्रॉब्लम है, नहीं चल पा रहा है, तो व्हीलचेयर है। आजकल गवर्नमेंट व्हीलचेयर दे रही है बच्चों को, या बड़ों को भी दे रही है। खासकर हम बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो बच्चों को व्हीलचेयर की व्यवस्था कराई जाए, और आधुनिक तकनीक से लैस जो बच्चा आसानी से घर से और स्कूल आ जाए। अगर 1 किलोमीटर के रेंज पर अगर कोई विद्यालय है, कोई बच्चा छोटा है, तो आराम से उस पर बैठ के आराम से स्कूल में आ जाएगा। तो ये जो सहायक जो तकनीकें होती हैं वो बहुत सहायक करती हैं। ठीक है। श्रवण बाधिता, जो सुनने में प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा कम सुन सकता है, थोड़ा ज़्यादा सुन सकता है, तो इसको हम सुनने वाला जो है इसको हम डेसिबल में आते हैं। सुनने का जो मेथड है, मापन है, क्या है? तेज बोलो। डेसिबल है। तो डेसिबल में एक पैमाना है कि इतना डेसिबल से अगर बच्चे ज़्यादा डेसिबल में सुनते हैं तो समझा जाएगा कि उनके अंदर प्रॉब्लम है सुनने की। ठीक है। संकुचित दृष्टिकोण बालिका शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? संकुचित दृष्टिकोण का मतलब हो गया कि समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है कि लड़कियों को पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, वो पढ़ लिख के क्या करेंगी, है ना। लड़के जो हैं वो पढ़ लिख कर अपना कमाएंगे, कहीं जाएंगे या घर चलाएंगे, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये एक संकुचित दृष्टिकोण को अपनाता है, एक, है ना, एक संकुचित दृष्टिकोण को अपनाता है। ये आजकल ऐसे दृष्टिकोण को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा और शिक्षा के द्वारा। इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत हर जगह अपना प्रदर्शन, बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में, पढ़ लिख के अपने उस लक्ष्य तक पहुँच रही हैं, और काफ़ी तेज़ी से उनका विकास हो रहा है। नवोदय विद्यालय की स्थापना के क्या उद्देश्य है? नवोदय विद्यालय के बारे में भी दे देगा। तो नवोदय विद्यालय स्पेशली ग्रामीण बच्चों को, नवोदय विद्यालय का जब एग्ज़ाम दी थी ना तुम, तो स्पेशली ग्रामीण बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने का एक जरिया, एक शुरुआत है गवर्नमेंट द्वारा। कि जो भी ग्रामीण बच्चे हैं बहुत सारे इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, या पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार ने नवोदय विद्यालय की स्थापना की। तो ऐसे बच्चों को कंपटीशन के माध्यम से, एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से अपने स्कूलों में एडमिशन कराया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको शिक्षा के साथ साथ हर प्रकार का भोजन या हर चीज़, कपड़ा मुफ्त मुहैया कराया जाता है, और रहने की भी व्यवस्था दी जाती है, और उत्तम शिक्षा भी दी जाती है, और बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं। अभी आज एक मैसेज में हम आया कि जो नवोदय विद्यालय के जो बच्चे थे उनका एक हर सेशन का एक ग्राफ निकाला गया था। उसमें दिया था कि जेईई एग्ज़ाम में काफ़ी लड़के आगे किए,
एडवांस में जो एग्ज़ाम हुआ इंजीनियरिंग का, उसमें भी काफ़ी लड़के, नीट का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें भी काफ़ी लड़के सेलेक्ट हुए। इसके अलावा 10th में 99% से ज़्यादा बच्चे पास हुए, 12th में 99% से ज़्यादा बच्चे पास हुए। ये साबित करता है कि नवोदय विद्यालय में भी एक अच्छी शिक्षा दी जाती है और बच्चों को कंपटीशन के द्वारा नवोदय के माध्यम से पढ़ा के हम भी उनका बढ़िया से विकास किया जा सकता है। ठीक है। तो नवोदय के अलावा भी सैनिक एग्ज़ाम है, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है, जिसमें क्लास 6 में एंट्रेंस दिया जाता है और बच्चे आगे जाके हमारी सेनाओं में बड़े बड़े अफसर होते हैं। थल सेना, जल सेना, वायुसेना इत्यादि में कैप्टन, ब्रिगेडियर जो भी पोस्ट होता है उसमें उनका सिलेक्शन होता है। तो भी 10+2 करने के बाद अपना एग्ज़ाम्स वगैरह होता है, सैनिक स्कूल NDA जिसको बोलते हैं होता है। उसके बाद दे देगा समस्यात्मक बालकों के लक्षण कैसे हो। समस्या मतलब किसी भी तरह का जिसके अंदर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, जिसके अंदर प्रॉब्लम का मतलब जिसके अंदर कोई दुर्गुण है। प्रॉब्लम का मतलब कोई अच्छा गुण है तो उसमें क्या समस्या है। कोई बच्चा अगर ठीक से पढ़ रहा है, बढ़िया से आ रहा है, अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहा है, समय से आता है, समय से जाता है, समय से पढ़ता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या वहाँ है जहाँ कोई बच्चे प्रॉब्लम, जिन बच्चों की वजह से शिक्षकों को प्रॉब्लम होता है, स्कूली वातावरण में प्रॉब्लम होता है। तो उसमें अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है स्कूल में आके, कोई नशा करता है ना, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, स्कूल में देर से पहुंचता है या भाग जाता है या बीच में भाग जाता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है। ऐसे बच्चे क्या है, समस्या है इनके साथ। समस्यात्मक बालक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समस्यात्मक बालक। अब हम देखेंगे कि अक्षमता का और क्षमता का वर्गीकरण करना है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो सीटेट के एग्जाम्स में भी आते हैं जिनको जानना जरूरी है, जिसमें है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्लेक्सिया, डिसऑर्थोग्राफिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर। तो ये लगभग 10 हैं। कितने हैं? तो हम इसका मतलब समझेंगे क्या है। इसका एग्जाम्स में आएगा, प्लस सीटेट में तो ज़रूर आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2-3 को आ जाएगा तो 2-3 नंबर का हो गया। तो चलो, डिसलेक्सिया ये ध्यान में रखना है कि क्या है। डिसलेक्सिया के बारे में पूछ देगा कि डिसलेक्सिया क्या है, एग्जाम में पूछ देगा, 2-4 लाइन में लिखना है। तो पढ़ने में जो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं, पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है थोड़ा या ज़्यादा, वो क्या होता है, डिसलेक्सिया। तेज बोलो। उसके बाद आता है डिस्ग्राफिया, लिखने में जिनको प्रॉब्लम होता है। जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होता है, छोटा लिखते हैं, बड़ा लिखता है, या लाइनिंग यहाँ है तो ऊपर लिख देंगे, लाइनिंग के नीचे लिख देंगे, है ना। मान लो कि यहाँ लाइनिंग दिया हुआ है, यहाँ लिखना है, इस लाइनिंग पे ही लिखना है, मतलब ठीक से। अब उसके ऊपर बहुत सारे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, या टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, जो कुछ छोटा लिख दिया, बड़ा लिख दिया, इधर लिख दिया, यहाँ गैप दे देकर लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, फिर यहाँ लिख रहे हैं। ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है। तो लिखने में जो प्रॉब्लम होता है जिन बच्चों को, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया तो समझ गई, पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, जिसको धीरे धीरे पढ़ते हो या फिर तेज़ पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ तो पढ़ेंगे नहीं। ऐसे जो बच्चे जो तेज़ नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ कैसे पढ़ेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल पढ़ रहे हैं, मिला मिला के पढ़ना है, हाथ रख के ऐसे ऐसे पढ़ना है ना। जब बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो जो भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है, पढ़ने से संबंधित रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो हो गया डिसलेक्सिया। और डिस्ग्राफिया क्या हो गया, लिखने में। अब आते हैं डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है। मतलब डिसकैल्कुलिया में होता है गणना करने में प्रॉब्लम होता है। तो गणना क्या होता है, मैथमेटिक्स में गणना होगा, गणित में ही गणना ज़्यादा होगा। मान लो कि 2+2 लिखा हुआ है, तो मान लो कि 2+2 कितना हुआ, और तू लड़का लिख दे 0। अब उसको प्लस के जगह पर सोचे कि ये माइनस है, कहीं 2 माइनस है ना, या फिर 2 - 2 हो, तो क्या होगा, तो बच्चा 4 लिख दे, वो सोचे कि अरे 2 और 2 को जोड़ देना है, 4 लिख दे। ऐसे करके इसका मतलब कि उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो, कैलकुलेशन गणना करने में उसको प्रॉब्लम हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड
जो क्वेश्चंस है उनको प्रॉब्लम हो उसको गणना करने में, तो वो डिस्कैलकुलिया हो गया। क्या हो गया? डिस्कैलकुलिया। और डिस्फेसिया में होता है वाक क्षमता संबंधी विकार, बोलने की जो क्षमता है उसमें प्रॉब्लम उसमें होगा, वो डिस्ग्राफिया है। डिस्फेसिया ये डिस ऑर्थोग्राफिया में बर्तनी संबंधी विकार होगा। डिसऑर्थोग्राफिया में बर्तनी, जो बर्तनी होता है स्पेलिंग होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे मान लो कि राम लिखा है, राम लिखना है तो REM लिख दे बच्चा, उसका जो बर्तनी है मतलब स्पेलिंग है तो RAM होगा ना, तो RAM की जगह पर REM, तो राम हो गया। या फिर बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको समझ में नहीं आया कि ये होगा कि ये होगा, या फिर ईकार होगा कि मतलब छोटा ई होगा कि बड़ा ई होगा, छोटा ऊ होगा कि बड़ा ऊ होगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो नहीं है, जहाँ ऐसे बर्तनी संबंधी प्रॉब्लम जहाँ होता है उसको बोलते हैं डिसऑर्थोग्राफिया। क्या होगा? जैसे कि पुअर ही मान के चलो, पुअर लिखना है, इंग्लिश में पुअर शब्द जिसका मतलब गरीब, POOR, अगर वो देख रहा है तो एक तरह से तो पुअर पढ़ा ही नहीं रहा है। इंग्लिश का जो हिसाब किताब है वो अलग ही होता है, पढ़ते कुछ और है लिखते कुछ और है। बहुत सारे साइलेंट अक्षर भी होते हैं, जो साइलेंटे रहते हैं, कोई मतलब नहीं लेकिन फिर भी उसमें दे दिया जाता है ना। जैसे मान लो कि टी लिखा हुआ है, TEA, टी से क्या होता है? चाय होता है। खाली टीओ लिख दिया जाएगा तो चाय हो जाएगा, मतलब खाली टी भी लिख दिया जाए, टी हम पढ़ेंगे, टी को क्या पढ़ेंगे? टी। और TEA को क्या पढ़ेंगे? दो। लेकिन चाय वाला जो स्पेलिंग है वो क्या है, जो वर्ड है उसको क्या है? TEA है। तो टी मतलब चाय, और खाली टी रहेगा तो चाय नहीं होगा, एक पढ़ेंगे खाली वही टी। साइकोलॉजी अगर लिखना हो तो टी साइलेंट रहता है। साइकोलॉजी में टी का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइलेंट है। ऑनेस्ट अगर हम लिखते हैं, ऑनेस्ट, तो एच का कोई ज़रूरत नहीं है, OHONEST, यही ना होता है। एच का कोई मतलब नहीं है, एच उसमें डाल दिया जाता है, तो मतलब तो खाली ऑनेस्ट है, ONEST, ऑनेस्ट। या ऑनर लिखेंगे HONOUR, उसमें एच का कोई मतलब नहीं है, साइलेंट है। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं। तो यही होता है डिसऑर्थोग्राफिया, मतलब उसको समझ में, पुअर को लिखना है तो PUAR, तो सोचेगा कि PUAR, पुअर हो गया, लेकिन गलत हो जाएगा, POOR है। इसी तरह से हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऐसे करके है, जो समझ में नहीं आएगा, है ना, कहाँ बिंदु देना है, कहाँ क्या देना है, इसको हम बोलेंगे। और ऑडिटरी, यहाँ अब बाकी जो 7, 8, 9, 10 है, ये पढ़ कर ही हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ कर ही अपने सेंस से पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो। जैसे विजुअल, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो, दृष्टिबाधिता। एग्जाम जब होता है तो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश वर्ड दे देते हैं। ये नहीं देंगे कि दृष्टिबाधिता नहीं देंगे, दे देंगे विजुअल परसेप्शन, है ना। अब दे देंगे कि विजुअल परसेप्शन क्या है, बताइए। तो विजुअल का मतलब हो गया दृष्टिबाधिता, दिमाग में रखना है ना। दे देंगे सेंसरी ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मतलब श्रवण संबंधी। ऑडिटरी मतलब, और हम इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑडियो, मतलब सुनने से संबंधित होता है। क्या होता है? सुनने से संबंधित। तो हमें दिमाग में रखेंगे कि ऑडिटरी का मतलब ही श्रवण बाधिता से संबंधित है। और सेंसरी का मतलब हो गया इंद्रिय समन्वय, है ना। सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब सेंस से हम लेंगे, तो किसी चीज़ को समझने में जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, सेंस, तो उसको सेंसरी इंटीग्रेशन हो देंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग हो जाएगा, संगठनात्मक पक्ष। अब उसी को अलग अलग देख दिया हुआ है। डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्फैक्टिया क्या है, वो बात के बारे में बता लिए। स्त्रियों की दशा पर संजीवित क्यों, स्त्रियों की दशा पर पूछ देगा तो स्त्रियों की दशा के बारे में बताई है। सामाजिक, हमारे समाज में स्त्रियों की दशा पहले बहुत ही निम्न थी, लोगों की सोच भी बहुत निम्न तरीके से थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, है ना। उनमें पुरुष प्रधानता वाली बातें थी। और
कि जब सिंधु सभ्यता का जब काल आता है ना, हड़प्पा सभ्यता वगैरह में, तो उस समय मात्र सत्ता जो थी वो थी उस समय ऐसे कुछ पक्षपात वाला बात नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पक्षपात होने लगा। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको पढ़ने से संबंधित चीज़ों से दूर रखा जाता था। पर्दा पड़ता था, मतलब पर्दा का मतलब कि उनको घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकले से मनाही थी। अन्य समुदायों में भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, जैसे मुस्लिम समुदाय में, बाकी समुदाय में भी था, हिंदू सभ्यता में। तो पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। दहेज प्रथा का एक सबसे बड़ा मैटर है। दहेज प्रथा इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाता था। लेकिन आजकल ये प्रथा तो आज भी है, दहेज प्रथा आज भी है ना। इससे काफ़ी समाज में प्रॉब्लम होता है। लेकिन आजकल जो शिक्षित हो रहे हैं, बच्चियाँ हो रही हैं, उससे क्या होता है, इसमें काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है। हर नौकरियाँ हो रही है, पढ़ लिख रही हैं, आगे बढ़ रही है, डॉक्टर हो रही हैं, इंजीनियर हो रही हैं, शिक्षक हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो रही हैं। तो फिर वो धीरे धीरे समाज भी शिक्षित होते जा रहा है, समझ रहा है हर चीज़ को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पर टिप्पणी लिखना है तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में दे देगा KGBV। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के पीछे हुए जितने भी बालिकाएं हैं, SC ST या अल्पसंख्यक मुस्लिम इत्यादि, उनके लिए सरकार द्वारा एक स्पेशल विद्यालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें रहना, खाना, पीना सब व्यवस्था फ्री रहता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो पढ़ाया जाता है। स्पेशली जो लड़कियां वंचित वर्ग से आती हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की हैं, छोटी जाति से रिलेटेड है, स्पेशली उन जातियों के लिए, उन जो लड़कियां हैं स्पेशली, उनको वहाँ रहने, खाने, पीने की सारी व्यवस्थाएं होती है। उस विद्यालय का क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय। लगभग हर जिले में है, वो रहता है हर जिले में। लिंग विभेद के कारण बालक बालिका अनुपात में आ रही कमी के दुष्परिणाम के मुख्य बिंदु को लिखा। ये दुष्परिणाम देगा लिंग विभेद, जो लड़का है या लड़की है। आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है कि लोग ये लड़कियों के प्रति काफ़ी मतलब उदास रहते हैं। एक जो समस्या हमारे समाज में जो दहेज प्रथा को लेकर है, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लोग ध्यान नहीं देते हैं शिक्षा पे, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे कि लड़कियों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है ना। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बहुत कम हो गई, जैसे हरियाणा में बहुत कम हो गया है। जैसे कि उसका जो कैलकुलेशन किया जाता है कि 1000 लड़के पे एक कितनी लड़कियां हैं, तो उसमें गोपालगंज सिवान ठीक है, लेकिन बाकी जगहों में, बिहार में या भारत में ही लगभग व्यवस्था कम है, मतलब लड़कियों की संख्या कम है, ज़्यादा कम होते जा रही है, ज़्यादा नहीं कम होते जा रही है ना। ये जो सरकार, इसीलिए सरकार ध्यान दे रही है। मोदी जी भी स्लोगन एक निकाले थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे करके। तो जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लगभग लड़कियां ही आगे जा रही हैं। मैट्रिक, इंटर, CBSE, जो भी IAS PCS, 1 नंबर पे, 2 नंबर 3 नंबर पे लड़कियां ही रह रही है ना। तो उन लोगों के स्वास्थ्य, उन लोगों की शिक्षा पर ध्यान सरकार द्वारा, समाज द्वारा दिया जा रहा है। लोग भी अब पढ़ा लिखा रहे हैं, स्कूल कॉलेज की व्यवस्थाएँ भी हो रही है, हर तरह की फैसिलिटी दिया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़े। दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देगा, पितृसत्तात्मकता क्या है, जिसमें पुरुष वर्ग की प्रधानता हो, जिसमें सोचा जाए कि स्त्रियों का कोई रोल नहीं है समाज सोसाइटी में। जो भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, लड़के करेंगे, कमाएंगे लड़के, बाहर जाएंगे आएंगे लड़के, सब ना, बाकी सब काम करेंगे। लड़कियाँ जो है घर में रहेंगी। तो अगर कोई, पहले क्या था, पहले जो राजा था तो राजा का बेटा राजा होता था, फिर उसका बेटा राजा होता था, ऐसे कुछ व्यवस्था होती। तो ये इसको बोलते हैं पितृसत्तात्मकता, यानी कि पुरुष वर्ग को ही प्रधान समझा जाए, उसमें स्त्रियों का कोई रोल नहीं है, नहीं होगी।
पुत्र का ही महत्व हो, कहने का मतलब कि पुत्र का ही महत्व हो, लड़कियों का कोई महत्व हो। जिसमें ये पहले व्यवस्था थी, अब ऐसा नहीं है। यहाँ देखो दीर्घ उत्तरीय, इसी का दीर्घ उत्तरीय है। यहाँ देखो दे देगा बालिका शिक्षा क्रम में महिला अध्यापक नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है। महिला अध्यापक की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले क्या था कि महिलाओं का सिलेक्शन कम होता था, लड़कियाँ पढ़ती भी कम थी, तो टीचर वगैरह भी कम बनती थी, या फिर अन्य पदों पर भी कम जाया करती थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो अगर कम पढ़ती, लड़कियाँ ही कम पढ़ती थी, ट्रेनिंग भी कम करेंगी तो टीचर भी कम बनेगी। तो फिर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने स्कूल में, लड़कियां छोटी छोटी जाती है, तो जो लड़कियां होती हैं जब टीचर होती हैं तो वो छोटे छोटे बच्चों को या बच्चे को ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ाती हैं। तो इस तरह का भर्ती नहीं होता था पहले, लड़कियों की भर्ती होती थी, बहुत कम होती थी। तो जो लड़कियां होती हैं बेहतर तरीके से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा पाती हैं स्कूलों में। तो अब सरकार ने क्या किया कि अब मैक्सिमम बहालियाँ हो रही हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियां ही टीचर बन रही हैं या फिर अन्य। तो टीचर के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज के डेट में सभी बहाली अभी अपने ही राज्य में लें तो लगभग 70%, 100 में 70 लड़की टीचर हो गई है, बाकी 30 या 40 ही लड़के टीचर हो रहे हैं, मतलब आधा से ज़्यादा लड़कियाँ ही टीचर हो रही है। तो ये लड़कियां जब पढ़ाएंगी विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को तो बेहतर तरीके से पढ़ाती हैं, समय देती हैं, इधर उधर की बातें नहीं करती हैं, अनावश्यक है ना, अनावश्यक इधर उधर जाना भी नहीं है उनको। तो सरकार ने ये देखा कि महिलाओं की अगर बहाली ज़्यादा मैक्सिमम करें तो प्राइमरी स्कूल के जो स्कूल होता है उसकी जो महिलाएं होती हैं टीचर, वो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। पुरुष अगर कोई है, कोई लड़का अगर टीचर बनता है तो वो अन्यत्र इधर उधर भी जा सकता है, किसी दूसरे ऑफिशियल काम से बाहर जा सकता है, दिन भर उधर रह सकता है, उसको स्कूल के काम से बाहर भेजा जा सकता है या फिर अन्य कामों में लगाया जा सकता है। लेकिन जो लड़कियां हैं वो अपना जाएंगी तो अपना पढ़ाएंगे, फिर पढ़ा के स्कूल से सीधे लास्ट में निकलेंगी, जब छोटी होगा उसके बाद पढ़ाती ही रहेंगी, तो इधर उधर तो मतलब नहीं है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है लड़कियों का जो सिलेक्शन है शिक्षक के रूप में, ये महत्वपूर्ण है और होना चाहिए, हो भी रहा है। बालक के समाजीकरण करने वाले कारक, बालक को समाजीकरण यानी सामाजिक आदमी बनाने के जो कारक होते हैं जो कौन कौन है, तो परिवार है। सबसे पहले तो परिवार ही है, तुम्हें बताए थे हम, परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो स्टार्टिंग सामाजिकता की परिभाषा या जो शुरुआत होती है उसको परिवार से होती है, फिर अन्य वो पड़ोस में होती है, अन्य लोगों से मिलता है, गांव में जाता है, स्कूलों में जाता है, फिर आगे जाता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिकता का विकास होता जाता है। जैसे जैसे समाज के लोगों से इंटरेक्ट होता है, अच्छा कॉन्टेक्ट होता है ना। 1986 अपंग बालों के लिए शिक्षा के लिए पूछ देगा नई शिक्षा नीति। तो 1986 में कोठारी आयोग आया था। कोठारी आयोग जो आया था, ये कोठारी डॉक्टर कोठारी थे। कोठारी आयोग जो पूछ देगा तो ये क्या थे, तो कोठारी डॉक्टर कोठारी थे जिन्होंने एक पद्धति अपनाई थी स्कूलों में। वो 10+2+3 यानी कि 10th होगा, फिर +2 होगा यानी कि 12th होगा इंटरमीडिएट, या और +3 होगा यानी कि ग्रेजुएशन होगा। इस तरह की व्यवस्था अपनाया था उन्होंने। तो उसमें अध्यापकों का प्रशिक्षण होगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया। उसमें ध्यान दिया गया कि अध्यापकों का प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर टीचर ट्रेंड नहीं होगा, मान लो कि टीचर पढ़ा रहा है, कोई सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा ही सिलेक्शन हो गया, अगर ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा ठीक से तो फिर बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, अभी तो तुम टीचर ट्रेनिंग कर रही हो, टीचर ट्रेनिंग करने के बाद उनको उन बातों को बताया जा रहा है कि कैसे क्या है, कैसे पढ़ाना है, बच्चे कैसे होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते हैं इत्यादि। लेकिन फिर से ट्रेनिंग होता है, जब सिलेक्शन हो जाने के बाद फिर से ट्रेनिंग होता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। सिर्फ एक बार ही ट्रेनिंग नहीं होता है, बल्कि आज के डेट में तो ये व्यवस्था है कि 1 साल में 2 बार ट्रेनिंग होता है। तो तुम देख रही हो कि टीचरों का ट्रेनिंग होता है, जानती हो ना, जो टीचर पढ़ाते हैं उनका ट्रेनिंग होते ही रहता है। इसकी अब सरकार की व्यवस्था है कि बिहार में 1 साल में 2 बार ट्रेनिंग करना है, 5 या 6 दिन का ट्रेनिंग होता है।
6 महीने एक बार हुआ, फिर 6 महीने के बाद एक बार होगा, फिर अगले साल भी 2 बार होगा, फिर उसके अगले साल भी 2 बार होगा, यानी कि होता ही रहेगा हर साल और 2-2 बार होगा। यानी कि ये सरकार इसलिए करा रही है कि सारा टेक्निक जितना भी है छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ताकि बेहतर तरीक़े से वो पढ़ सकें, ये इसकी जानकारी पूर्ण रूप से उस बच्चे शिक्षक को हो। क्योंकि गवर्नमेंट तो सैलरी दे रही है ना, क्या दे रही है, सैलरी दे रही है, तो उसको तो काम भी लेना है और बेहतर तरीके से काम लेना है। शिक्षक जाए, बैठा रहे और फिर महीनों दिन सैलरी ले ले, सैलरी लेकर खा जाए, अपना परिवार चलाए, बच्चों को कोई मतलब ही नहीं रहे, बच्चे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे बिहार इसलिए बदनाम, अभी बिहार में बदनाम में क्यों है, बहुत सारा सिलेक्शन गलत तरीके से हो गया। टीचर जाते हैं 50,000 रुपये सैलरी उठा रहे हैं और बैठे रहते हैं दिन भर गपशप करते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। अब मोबाइल से ये अटेंडेंस बन रहा है, जाते समय बन रहा है, आते समय बन रहा है, बीच में भी इंटरवल में लंच में बनेगा ना। फिर अब बच्चों का व्यवस्था किया गया है कि बच्चे जाएंगे तो मोबाइल से अटेंडेंस बनेगा उनका बच्चों का। फिर बीच में इंटरवल में भी बच्चों का खाना खाएंगे तो मोबाइल से हाजिरी बनेगा। फिर जब जाएंगे लास्ट में स्कूल से छुट्टी में, तभी उनका हाजिरी बनेगा, बच्चों का भी या टीचरों का भी। ये व्यवस्था क्यों किया गया कि बच्चे भागे नहीं, शिक्षक भागे नहीं। और शिक्षक को ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जाना है क्लास में तो बढ़िया से पढ़ाना है बच्चों को, इसलिए कि बच्चे जो होते हैं भविष्य हैं देश के। क्या कहा गया, बच्चों को भविष्य है। तो जब बेहतर तरीके से पढ़ेंगे नहीं, ठीक से उनको कोई जानकारी नहीं होगी, तो आगे बढ़ के क्या करेंगे। तुमको एग्जाम्पल बताए थे कि बहुत सारे हमारे राज्य से बच्चे जाते हैं, इंग्लिश की जानकारी नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, मजदूरी करते हैं। पता चलता है कि ग्रेजुएशन किए हैं और मजदूरी कर रहे हैं। हमारे राज्य से लाखों लोग दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, वहाँ खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, गेहूँ काटते हैं, धान काटते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर अपने घर आते हैं, खिलाते हैं। उसमें से पता चलता है कि कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई MA किया है, कोई कुछ किया है, कोई कुछ किया है। एक चपरासी का बहाली निकलता है तो जो MA किया वो बहाली भर देता है, झाड़ू मारने का बहाली निकलता है तो जो MA किया वो बहाली वो भर देता है। उसमें देता है कि 8वां पास को भी लेना है, और जो MA किया वो वह भर दिया है, काम क्या करेगा, झाड़ू मारेगा ही नहीं। जो MA आज लड़का कर लिया, झाड़ू मारने वाला बहाली निकल गया, झाड़ू मारने के काम उसको लगा दिया है। टाउन में कहा जाए उसको कलेक्ट्रेट में झाड़ू मारो 4 घंटा, यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो सब महसूस होगी, झाड़ू ही नहीं मारेगा, रख देगा। या कि जो कम पढ़ा लिखा है वो मार देगा, उसको कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही सीमान या कहीं में झाड़ू मारने वाला ही पोस्ट निकला था, लाखों लोग भरे, जो इंजीनियरिंग किए थे वो लोग भी भर दिए झाड़ू मारने के लिए। तो बाद में जो बोर्ड था उसका जो बहाली करने वाला, वो बोला कि नहीं बहाली नहीं होगी। ये जो इंजीनियरिंग किया हुआ है वो झाड़ू मारेगा, मारबे नहीं करेगा, कानून करने लगेगा, जाके केस मुकदमा करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर बहाली को रोक दिया गया। ऐसी तो स्थिति है। जो MA का मतलब होता है कि जो मास्टरी डिग्री जिसको मिल जाए, मतलब MA का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स या साइंस, यानी कि साइंस या आर्ट्स में या कॉमर्स में किसी भी सब्जेक्ट में वो मास्टर हो गया। क्या हो गया, टीचर हो गया, वो किसी को पढ़ा सकता है, क्या कर सकता है। और वो आदमी जो एक टीचर हो गया, PG कर लिया, और वो झाड़ू मारने जाए तो फिर वो काम उससे नहीं होगा। वो काम कम पढ़े लिखे लोगों का, घर में थोड़ी झाड़ू मारना है, बाहर मारना है, लोगों के सामने मारना है, तो फिर प्रॉब्लम हो। एक आदमी ऐसे ही था, दिल्ली में खबर आया कि LLB किया हुआ है। LLB मतलब जो ये वकालत करते हैं, तो वकालत करने के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा था, बढ़िया से नॉलेज नहीं था, LLB ही ठीक से करके प्रैक्टिस नहीं कर रहा था वो, या बढ़िया से जानकारी उसको नहीं थी। डिग्री मिल गया था, सर्टिफिकेट मिल गया था, काफ़ी दिनों तक घूमा इधर उधर, कोई काम बढ़िया से नहीं मिला, तो फिर वो भीख मांगने लगा। कभी पता चला कोई मीडिया वाले थे, कोई वाले गए पूछताछ किए, तो पता चला कि LLB किया हुआ है। फिर उसको वहाँ से हटाया गया, गवर्नमेंट उसको केस हुआ, LLB करके तुम भीख मांग रहे हो, तुमको प्रतिष्ठा कानून हो गया है ना। LLB का मतलब वकील का मतलब जो कानून का ज्ञाता होता है, जो कानून जानता है, जो इतना कानून जानता है वो भीख मांग रहा है।
तो पढ़ाई का मतलब ये हुआ कि बढ़िया बेहतर तरीक़ा से कोई पढ़े ताकि वो कुछ करे। तो उसी तरह से बच्चे हैं, अगर बच्चे को बढ़िया से पढ़ाया जाएगा तो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ ना कुछ करेगा, कोई टीचर बन गया, कोई कुछ बन गया, अपना काम करेगा, कोई प्रोफेशनल डिग्री दे दिया गया। उसी में आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण, उसी में उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है, मतलब प्रोफेशनल डिग्री को देना है। लड़कियाँ हैं उसको सिलाई कढ़ाई के बारे में समझाना है, उसको मशीन चलाने के लिए बारे में बताना है, उसको कुछ सिलने वाले के बारे में बताना है, उसको कुछ कढ़ाई करने के लिए बारे में बताना है, कुछ ड्राफ्टिंग करने के बारे में बताना है, ताकि वो अगर इस स्कूल से निकले और लाइफ में अपना कुछ करना चाहे तो फिर अपना कुछ बिजनेस करके वो कर सकती है। अगर मान लो कि स्कूल में एक सिलाई कढ़ाई के बारे में बता दिया जाए, ट्रेनिंग दे दिया जाए, तो आगे चल के अगर 10+2 ही कर लेती है और उसको कोई प्रॉब्लम होता है कमाने माने में, तो एक दुकान वगैरह खोल के, सेंटर खोल के 10-20 2-4 स्टाफ को रखे या अकेले भी अपना उस सिलाई का काम स्टार्ट कर सकती है और 500, 1000, 2000 डेली कमा सकती है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ज़रूरी है। आज के डेट में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ज़रूरी है, उसको देना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में बदलाव। पाठ्यक्रम जो है, एक जो पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि जो बच्चों को पढ़ना है साल भर, उसमें अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से बच्चों को क्या फ़ायदा है। अनावश्यक चीज़ों, मान लो कि इंग्लिश में ही बहुत ज़्यादा जोर दे दिया गया। इंग्लिश अपने यहाँ की भाषा है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर जोर दिया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसका एक ज़रूरत पर उसको पढ़ाया जाए, जो ज़रूरत है उसी को पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि अनावश्यक चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाए, जो ज़रूरत है उसी को पढ़ाया ताकि लाइफ में काम आए बच्चों के। ये चीज़ हो गया। ये सब कोठारी आयोग बोलो उनके अंतर्गत रखा गया था। तकनीकी प्रयोग, टेक्निकल जानकारी देना है बच्चों को, कंप्यूटर की जानकारी दिया जाए, रेडियो टेलीविज़न की जानकारी दिया जाए ताकि वो कुछ अपना दुकान वगैरह भी खोल सकें। कंप्यूटर आज के डेट में मस्ट है जानकारी देना, क्योंकि अब सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई को शुरुआत कर दिया गया है। पहले नहीं था, सरकारी विद्यालयों में नहीं था, प्राइवेटों में था, लेकिन अब सरकारी विद्यालय में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। एजुकेशन से लेके, दुकान से लेके, कहीं मार्केट से लेके, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाएँ तो कंप्यूटर पे ही सब चीज़ है। पढ़ाई लिखाई की, अगर कोई हम कपड़ा भी किसी मॉल में खरीदते हैं तो वो कंप्यूटर से ही वो प्रिंट निकाल कर देगा, कंप्यूटर से ही उसका बिलिंग करेगा। जब पैसा हम देंगे तो उसका बिल निकाल के कंप्यूटर से ही देगा, फिर हम उसको पढ़ेंगे। हर चीज़ वही है, आसान है। 10 आदमी गए, मान लो कि 10, वो अपना एक टैग होता है, वो कंप्यूटर उसको स्कैन कर लेता है, तुरंत बिल निकल जाता है, तुरंत काम फास्ट हो जाता है। मान लो कि पैसा आज के लोगों को पेटीएम, पे फ़ोन से हम लोग पैसा भेज रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं है ATM से जाने की, किसी के पास भेजना तुरंत पे फ़ोन से भेज दे रहा है, 1 सेकंड में पैसा चला गया, तो ना वहाँ से पैसा आ गया। ना बैंक जाना है, बैंक लोग सालों साल जाते ही नहीं है बैंक में, ATM की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा कैश की आवश्यकता है तो ATM से पैसा निकालते हैं, नहीं तो बैंक पैसा भेजना हो तो पे फ़ोन से ही हो जाता है। पता है ना, पहले क्या था, चिट्ठियाँ जो थी स्टार्टिंग में कबूतर ले जाया करते थे, कबूतर संदेशवाहक के रूप में कबूतर थे, कबूतर ले जाकर दूसरी जगह एंड कर दिया जाता उनको, वो देते थे लेटरों को। लेकिन उसके बाद चिट्ठियों का दौर आया, चिट्ठियों का दौर आया तो चिट्ठी भेजा जाता था, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी जाता था, या गांव में जो भी डाकघर होता था उसमें डाला जाता था लेटर, फिर उसको काफ़ी दिन लगता था, तो समय लगता था जाने में, फिर वहाँ से आने में समय लगता था। फिर अब देखो आज के डेट में ऐसी व्यवस्था हो गई कि सब चिट्ठी वगैरह ये सब ख़त्म हो गया, 1 सेकंड में लेटर चला जाता है। कोई लेटर प्रिंट कर दो मोबाइल से ही या लैपटॉप से, कंप्यूटर पे प्रिंट करने में जितना समय लगे, उसको मतलब लिखने में जितना समय लगे, मेरा समाचार ठीक है चाहे जो भी, और उसको भेजना हो किसी के पास, अमेरिका भी भेजना हो तो 1 सेकंड में वो चला जाएगा वहाँ पे। यहाँ से अमेरिका गया, यहाँ से क्लिक किया गया बटन और वहाँ पर अमेरिका पहुँच गया, यहाँ वहाँ से यहाँ पहुँच गया। आज का डेट जो है, समय जो है वो कंप्यूटराइज हो गया है, टेक्निकल युग है इसमें, इसलिए कंप्यूटर की जानकारी भी एकदम मस्ट है। इसलिए तुमको कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया, कंप्यूटर का क्या है, ये सब कुछ पूछा था।
तो इसकी भी जानकारी हमको एकदम ज़रूरी है। इसकी जानकारी नहीं होगी तो हमको प्रॉब्लम होने लगेगा ना। टिकट रेलवे स्टेशन में जाओगी तो टिकट काउंटर के अलावा कुछ मशीनें हैं जहाँ पे वहाँ पे ऑटोमेटिक तुम टिकट निकाल सकती हो। टिकट काउंटर बहुत सारा भीड़ है, मान लो कि 100 आदमी लगे हुए हैं, खड़ा होगी तो टिकट कटाओगी तो एक मशीन भी रहता है वहाँ पे कंप्यूटराइज, वहाँ जानकारी होगी तो वही टिकट दे देगा। पैसा वहाँ दोगी तो उसमें पैसा डालने का व्यवस्था होता है, या ऑनलाइन करने का होता है, तो उससे टिकट निकल जाएगा। अपना काम करते रहेंगे, जैसे ATM होता है वैसे होता है। पहले लोग बैंकों में जाते थे, सैकड़ों हज़ार मतलब सैकड़ों लोग हैं लाइन लगाए हुए हैं, फिर सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, शाम हो जा रहा है, पैसा निकलेंगे लेंगे तब जाएंगे। ATM में गए, सैकड़ों ATM है, कोई भी ATM खाली हो तुरंत पैसा निकाले, काम वो कर लिए। जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक कंप्यूटर है, छोटा मोटा कंप्यूटर ही सेट किया गया है ना ATM में, क्या क्या सेट किया गया है। जानकारी होनी चाहिए उसको चलाने की। उसकी जानकारी नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा। तो आज के डेट में कंप्यूटराइज हो गया है, उसको टेक्निकल पढ़ाई जरूरी है। कंप्यूटर सबसे ज़्यादा क्या है जरूरी है। यहाँ देखा विशेष शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। जब हमारा संविधान बना, लागू हुआ, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो उस समय जो भी संविधान को बनाने वाले लोग थे, उनके दिमाग में ख्याल आया कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो बच्चे जब तक ट्रेंड नहीं होंगे, बच्चों को जब शिक्षा नहीं दी जाएगी तो फिर हमारा देश समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो इस पर जोर दिया गया कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसे नियम, ऐसे कानून लाया जाए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये विकलांगता के बारे में दिया है। दृष्टि विकलांगता क्या है, इसको एक बार ऐसा नहीं है कि पढ़ना भी है तुमको डिटेल्स में, सिर्फ समझा रहे हैं। इसे श्रवण विकलांगता, वाणी दोष, बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, वाणी दोष के प्रकार, गत्यात्मक अस्थि विकलांगता मतलब पैरों में प्रॉब्लम हो, प्रतिभाशाली बालक देखो यहाँ पे है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक है, मानसिक रूप से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उसको जानकारी है, वो भी एक तरह से विकलांगता है, प्रतिभाशाली बालक है, उनको भी समझाएं। मानसिक रूप से मंद है, बिल्कुल स्लो है, उसका दिमाग बहुत कम काम करता है, वो भी एक तरह से विकलांग है। शैक्षिक पिछड़े बालक, पढ़ने लिखने में जो कमज़ोर है वो शैक्षिक पिछड़े बालक हैं। सीखने में जो अक्षम है, किसी चीज़ को बढ़िया से जल्दी से सीख नहीं पाते हैं, वो शिक्षा में अयोग्य होते हैं। बाल अपराधी ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई ना कुछ क्राइम करते रहते हैं। आजकल नशा का दौर चल गया है, तो स्कूलों में बच्चे क्या करते हैं कि नशा भी करते हैं। कोई गुटखा खाएगा, कोई पान खाएगा, स्नैक खाएगा। आजकल कुछ ऐसे लिक्विड पदार्थ हैं, जैसे कि साइकिल का जो पंचर बनता है उसमें भी नशा होता है। उसमें पता नहीं कैसे कैसे करके उसको सूंघते हैं, नशा हो जाता है। कोई इंजेक्शन लेता है उससे नशा होता है, कोई मेडिसिन खाता है उससे नशा हो जाता है। इस तरह के ऐसे नशा हो गया जो बच्चे आजकल उस नशे का शिकार हो रहे हैं, खा रहे हैं उसको। और खा रहे हैं तो जो बच्चे नशा खाएंगे वो क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो शिक्षक को इस पर ध्यान देना जरूरी है, समाज को भी इस पर ध्यान देना जरूरी है, समाज को जागरूक होना जरूरी है। ऐसे बच्चों को ऐसे नशे से बचाना जरूरी है। एक बार नशे का आदी हो जाएंगे फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ठीक से पढ़ पाएंगे, ना कुछ न कर पाएंगे, ना आगे बढ़ पाएंगे। नशे के आदी बालक, उसमें शराब है ना, उत्तेजक पदार्थ है, निकोटीन है, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं। अगर नशा कारण क्या है, कारण पूछ देगा यहाँ नशा करने का कारण क्या है, तो पारिवारिक स्थिति है। परिवार में लोग एक दूसरे से मान लो झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या फिर खाने पीने का प्रॉब्लम है, कुछ व्यवस्था नहीं है, या फिर बहुत कंजस्टेड एरिया है, मतलब समाज अगल बगल के जो पास पड़ोस के बच्चे हैं वो चोर हैं, या फिर अपराधी टाइप के लोग हैं, या फिर हमेशा पुलिस केस मुकदमा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं।
ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे कि बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। घर में माँ बाप बढ़िया से खिला पिला ही नहीं पा रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल कैसे जाएंगे? फिर वो कुछ दूसरे बच्चों के बहकाव में आ जाएंगे, नशा करने लगेंगे या फिर चोरी करने लगेंगे। तो एक अच्छा कहते कि चलो अब पैसा की व्यवस्था करते हैं, शराब बेचेंगे तो पैसा हो जाएगा, शराब बेचने लगेंगे या फिर इसी तरह से। तो बहुत सारे कारण हैं जिससे बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हाँ, एकीकृत शिक्षा के बारे में पूछ देगा तो एकीकृत तो वही है। सरकार में क्या था कि हमारे यहाँ समाज में स्कूलों में व्यवस्था थी कि सरकार ने ये व्यवस्था किया कि बच्चों को एक जगह पे कर दिया जाए, मतलब जितने भी बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं या फिर जनरल बच्चे हैं, उनको एक जगह पे कर दिया जाए, बस यही उसका एक ध्येय था, एक लक्ष्य था। तो लेकिन इसका आज के डेट में व्यापक स्तर पे इसका प्रयोग होता है। तो सिर्फ उसको एक जगह कर देने से तो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे, उसको लाइए और उसको देखिए कि उसका कुछ टेक्निकल उसका व्यवस्था कीजिए, क्या उसको ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें उसको चाहिए। बैठ अगर चल नहीं पा रहा है तो व्हील चेयर की आवश्यकता है, ब्रेल लिपि से वो 8 में अगर प्रॉब्लम है तो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ लेगा, या हियरिंग किट जो होता है उसको अगर उसको प्रोवाइड किया जाए तो सुनने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, उसके बाद ट्रेन टीचर की व्यवस्था किया जाए ताकि वो आगे बढ़ें। इसमें भी समावेशी शिक्षा के बहुत सारे लोग अच्छा भी नहीं मानते हैं, क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि सोचते हैं कि बच्चा अगर कोई मान लो कोई विकलांग बच्चा है, जनरल बच्चे के साथ बैठता है तो जनरल बच्चे उसका उपहास करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे कि हंसेंगे देखकर कि देखो लाइट टूटा है, आंधा है, ऐसे कुछ करते हैं। तो ऐसे बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक साथ रह कर भी हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऐसे लोगों को अलग, ऐसे बच्चों को अलग रख कर ही पढ़ाया जाए। अलग रहेंगे तो अपना स्पेशल तरीक़े से स्पेशल बच्चे पढ़ाएंगे, स्पेशल स्कूल होगा। लेकिन कुल मिला जुला के इस पर ध्यान दिया गया कि उन बच्चों को स्पेशल टीचर के माध्यम से भले पढ़ाया जाए, जनरल टीचर भी पढ़ाए और स्पेशल टीचर भी पढ़ाए, है ना, और उसी स्कूल में पढ़े तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझा गया। ज़्यादा बेस्ट जो सॉल्यूशन निकला यही निकला कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बच्चों को रखा जाए, उनको अलग नहीं रखा जाए। अलग रखने से उनके साथ फिर वो हीन भावना के शिकार हो जाएंगे, उनको लगेगा कि भाई हमको अलग रखा जा रहा है या फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसी स्कूल में रख के और उनको ही स्पेशल तरीक़े से पढ़ाया जाए, स्पेशल टीचर भी पढ़ाएँ और जनरल टीचर भी पढ़ाएँ और स्पेशल टीचर भी पढ़ाएँ और स्पेशल व्यवस्था उनके साथ किया जाए। जिस वजह से जिस तरह का उनको प्रॉब्लम है उस तरह की सामग्रियों को उनको दिया जाए। आकलन के उद्देश्य बता देगा तो आकलन क्या होता है? आकलन एक तरह से मूल्यांकन है। मतलब आकलन का मतलब हो गया कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, उनके अंदर क्या प्रोग्रेस हुआ नहीं हुआ, यही आकलन है। जैसे बच्चा कोई गया, सेशन स्टार्ट हुआ मान लो कि अप्रैल में एडमिशन किया और लास्ट मार्च तक चला, फिर बीच में एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, मासिक एग्ज़ाम होते हैं, ये साप्ताहिक एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर ये एनुअल एग्ज़ाम होता है, बीच में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद होते हैं, पुरस्कार प्रतियोगिता होता है, बहुत सारे दिवस होते हैं। तो इन सब का लास्ट में उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिलता है। तो इसमें देखा जाता है परीक्षाओं के माध्यम से कि इस बच्चे के अंदर क्या विकास हुआ, यही आकलन है। आकलन का मतलब कि हम किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं, पता लगाते हैं कि उसके अंदर कितना वो आगे पहुंचा है ना, वो कितना सफल हो पाया है, कितना सीख पाया है, कितना वो समझ पाया है, कितना वो आगे बढ़ पाया है। इस चीज़ का हम आकलन करते हैं। ये आकलन अगर हम नहीं करें तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि किस बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है, कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है, क्या उसके अंदर कमी है, कितना और बेहतर तरीके से हमको पढ़ाना है। जब हमें पता चलेगा कि हम एक कोर्स किसी बच्चे को पढ़ा दिए हैं और उसको ठीक से नहीं समझ पाया है और बाकी बच्चे समझ गए हैं, तभी तो हम फिर उसको स्पेशल तरीके से पढ़ाएंगे या फिर कुछ सोचेंगे कि उसको थोड़ा सा अलग से ध्यान दिया जाए।
इस चीज़ का आकलन करना इसीलिए विद्यालयों में बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ विद्यालयों में बल्कि किसी भी जगह पे किसी भी कार्य में हम किसी भी चीज़ का आकलन करते रहेंगे तो हमें पता चलते रहेगा कि इसके अंदर किस तरह का प्रोग्रेस है, कहाँ तक ये आगे बढ़ा है। नहीं करेंगे आकलन तो पता ही नहीं चलेगा, फिर वो उस विद्या से या फिर उससे वंचित रह जाएगा वो, है ना। तो चलो अभी जो हम बताए हैं 5 पेज पहले इतना ही पर लिखो, उसके बाद फिर इसको बताया जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखना हो तो देख लेना, चलो ऐसे लिख लो, हाँ।